Okay, good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. स्टार्ट करें. Yes, sir. ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर का टॉपिक है, अगर आप लोग देखोगे मेरा लेसन प्लान, तो आप देखोगे आज जो हमारा लेक्चर है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं. आई थिंक स्क्रीन सबको शेयर हो रही होगी, दिख रही होगी, सबको दिख रहा है. Yes, sir. तो लेसन प्लान में हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. लेक्चर नंबर 6, सॉरी यहाँ से 7, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है. L6 ये लास्ट में आएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स, थर्मल गैस, आईसी इंजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हम लोग देखेंगे. उसके बाद ये जो लेक्चर 8 है, अगर हमने क्विक कर लिया, क्योंकि अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ध्यान से सिर्फ समझना है, पूरा टॉपिक समझने वाला है. विंड, सोलर, जियोथर्मल, बायो, जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं, तो वो साथ में डायग्राम भी बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो डायग्राम, क्योंकि पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड टॉपिक है. विंड, सोलर, जियोथर्मल, बायोगैस पावर प्लांट्स हम लोग देखेंगे. मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये सारी टॉपिक्स, ऑलमोस्ट सारी टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं सुना हो भी होगा और कहीं ना कहीं देखा भी होगा. तो बायोगैस आपको जानते ही हो, जियोथर्मल एक नया लग सकता है, सोलर पावर प्लांट आप जानते हो, विंड टर्बाइन जो आप जानते ही हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आपने कभी मतलब जानते तो हो कि पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिक पावर आती है वो कैसे कैसे पावर से मोस्टली हमारे कंट्री में सप्लाई होता है. इलेक्ट्रिक पावर कैसे आती है, तो मोस्टली आती है थर्मल पावर प्लांट से. थर्मल पावर प्लांट हम लोग बात करेंगे. ये थर्मल पावर प्लांट किस पे काम करता है. गैस पावर प्लांट है, आईसी इंजन है. कुछ चीज़ें नहीं है, 50% इसमें से आप लोग पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हो. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पावर प्लांट से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है इमेज. ये जो बड़ा सा इमेज दिख रहा है आपको, ये इमेज क्या बता रहा है, क्या चीज़ है ये. अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास जो है वो भी इंटरेक्टिव होना चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए. तो मैं आपसे पूछूंगा, तो जो स्टूडेंट बताएंगे, जो स्टूडेंट जिसको भी बताना होगा वो अनम्यूट करेंगे और स्पीक आउट करेंगे. सो मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों, इसमें हमें डिस्कशन करने के साथ साथ पढ़ना है. ठीक है, कोई एक स्टूडेंट अगर बोलने लगा तो दूसरे स्टूडेंट म्यूट कर लेंगे अपने आप को, फिर आप बाद में अपनी बात रख सकते हो. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इमेज आपको दिख रही है और इसमें बड़े बड़े आपको दिख रहा है कंस्ट्रक्शनल बॉडी है, तो ये क्या है. सर ये एटॉमिक पावर प्लांट जैसा लग रहा है. एटॉमिक पावर प्लांट जैसा लग रहा है. ये तो पावर प्लांट तो एक पूरा एक कैंपस है. इसमें ये तीन चीज़ें जो बड़ी बड़ी आपको दिख रही है वो क्या है. नो आइडिया. नो ओके, सर. आगे बढ़ते हैं. कुछ लोग को मन में आ रहा होगा चिमनी है, तो चिमनी मैं बता दूं आपको, चिमनी यहाँ है. ठीक है, ये चिमनीज है. ओके, यस सर. हाँ. and these are the cooling towers. These are the cooling towers. ये कूलिंग टावर्स हैं.
अब ये कूलिंग टावर्स है, चिमनी है, मतलब चिमनी तो एक जगह से, यहाँ पे आपको चिमनी से आपने हीट सप्लाई किया होगा, राइट? आपने चिमनी से हीट सप्लाई किया होगा और कूलिंग टावर से आपने हीट को बाहर निकाला होगा। कूलिंग टावर का मतलब ही है कि ठंडा करना। ठंडा तभी हो सकता है जब आप उस बॉडी का हीट आप बाहर निकाल कर सको, तो हीट रिजेक्शन होगा। यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा होगा, ठीक? तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा। हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लासेस में सोर्स और सिंक। सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2। तो हीट आएगी कहाँ से? T1 से, और हीट जाएगी कहाँ पर? T2 पे। तो यहाँ के लिए सिंक कौन है? ये कूलिंग टावर्स। और सोर्स कौन है? जो चिमनी के नीचे जो फर्नेस होगा उसका नाम होगा सोर्स। होगा कि नहीं? जहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया है। अब ये पावर प्लांट किसी भी टाइप का हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, ये थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, ठीक? तो थर्मल पावर प्लांट में ही कुछ कैटेगरीज हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट्स। क्या टेक्स्ट सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मेरे साथ ही आप लोग जैसे जैसे मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझते जाएंगे। A power plant is an industrial facility used to generate electric power with the help of one or more generators. What is generators? What is generators? Sir, a device which Generator convert the mechanical energy into electrical energy. Very good, very good. Mechanical energy to electrical energy. Very good. Generators are those devices which convert mechanical energy into electrical energy. Which यहाँ पे अब देखो, विच कन्वर्ट्स डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज। अब देखिए ये डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, वो मैकेनिकल एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, उसको किस में करना है? इलेक्ट्रिक पावर में करना है। तो एनर्जी की एक कोई फॉर्म होगी, वो थर्मल एनर्जी हो सकती है, वो केमिकल एनर्जी हो सकती है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस हो सकती है, और बाद में हमको लास्ट में क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है? अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिलनी चाहिए, उसी को बोलेंगे पावर। वो पावर जहाँ यहाँ पे जो पावर की बात हो रही है वो इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है। अभी हम लोग जो 4th यूनिट में पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की पावर, मैकेनिकल पावर की बात होगी। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कौन सी पावर की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेकेंडरी एनर्जी सोर्स विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं? कोल, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर, सोलर और विंड एनर्जी, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है? कोल के पास केमिकल एनर्जी है, नेचुरल गैसेस के पास भी केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर में जो यूरेनियम यूज किया जाएगा उसके पास भी केमिकल एनर्जी है। उसके बाद सोलर, सोलर कौन सी एनर्जी है? सोलर कौन सी एनर्जी है? इज ए काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी। एंड विंड के पास कौन सी एनर्जी होगी? विंड के पास कौन सी एनर्जी होगी? ओके, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ इसको। विंड एनर्जी, विंड के पास होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? द एनर्जी सोर्सेज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड कैन बी नॉन रिन्यूएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल? बताओ, सबको सुनाई दे रहा है? Okay, but electricity itself is neither renewable non renewable. Renewable का मतलब है ऐसी एनर्जी जो हम यूज भी करें तो उसका जो सोर्स है उसमें उस अमाउंट कम ना हो। रिन्यूएबल का मतलब, अगर मैं वर्ड मीनिंग बात करूं तो इसका मतलब वो एनर्जी जो हमने यूज़ किया वही एनर्जी हम फिर से यूज़ करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनर्जी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो तो वेस्ट हो गई, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, बट वो एनर्जी हमको बार बार मिलने लगे इनपुट पे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एनर्जी इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, तो जो आउटपुट पे जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है, इनपुट पे भी एनर्जी का कोई फॉर्म होगा, आउटपुट पे भी कोई एनर्जी का फॉर्म होगा। वो एनर्जी वापस ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ जाएगी,
ये एनर्जी जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रहा है, इसका कॉन्टिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी। इसी बात को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल में जो आप सोर्स इसमें ऐड कर रहे हो, वो सोर्स का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे। द पावर प्लांट इज द लोकेशन इन विच द एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। पावर प्लांट वो लोकेशन है जहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है, बट एनर्जी का आउटपुट हमेशा हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे। आउटपुट पे हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होना चाहिए। उससे पहले एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो तो भी उसको हम पावर प्लांट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बस थर्मल पावर प्लांट हो, मतलब हम हीट जनरेट करें और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो इसको ही सिर्फ नहीं बोलेंगे हम लोग पावर प्लांट। पावर प्लांट उसको भी बोलेंगे जहाँ पे बायोगैस भी हो, जहाँ पे इनपुट में विंड एनर्जी भी हो, जहाँ पे इनपुट में सोलर एनर्जी भी हो, उसको भी हम पावर प्लांट ही बोलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर प्लांट की जो कैटेगरीज है, पावर प्लांट को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। कन्वेंशनल पावर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल का मतलब हम बहुत पहले से यही यूज करते आ रहे हैं कन्वेंशनल पावर प्लांट्स को, और उनका नाम है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ही पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि इसके जो सोर्सेज होंगे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है? फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अच्छा, अभी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ये इस पे मैं स्टार बना देता हूँ। इस पे स्टार इसलिए बना रहा हूँ, मैं आप लोग पूछूंगा मैं आपसे कि ये एक्चुअल में ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। अब आ गया फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन में। एक सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और फाइनली गैसियस फ्यूल या गैस फ्यूल। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल में जैसे एग्जांपल हो गया कोल, लिक्विड में कैसे क्या हो गया? पेट्रोल या डीजल, और गैस में कैसे हो गया? सीएनजी, मीथेन। ठीक है, ये सारे गैसेस में आ गए। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा इसको। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा है आप लोगों ने। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसे डैम क्यों बनाए जाते हैं? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डैम्स इन द flowing water body? What is the purpose of dams? सर वाटर को स्टोर करने के लिए। स्टोर क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में कौन कौन सी आएंगी? मतलब रिन्यूएबल। अनकन्वेंशनल का मतलब है अभी अभी नया नया आया है, पहले जो चलता था वो नहीं है अभी। अनकन्वेंशनल, उसको अनकन्वेंशनल बोलेंगे। और उसका जो सोर्सेज होगा वो रिन्यूएबल होगा। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होंगी? रिन्यूएबल होंगी। फॉर एग्जांपल विंड टर्बाइन, सोलर पावर प्लांट, जियोथर्मल एज वेल एज बायोगैस। अच्छा, अब ये बताइए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में रिसोर्स कौन है? रिसोर्स वाटर। वाटर है। क्या वाटर रिन्यू नहीं होगा? जिस वाटर से मैंने पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी पा लिया, जैसे वाटर किसके ऊपर इम्पिंज होगा? टरबाइन के ऊपर। टरबाइन रोटेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन जो वाटर नीचे गया, क्या वो वाटर वापस नहीं आएगा पीछे जहाँ से एंट्री हुई थी उसकी? नहीं आएगा। नहीं। क्या वाटर खत्म हो जाएगा? नहीं। तो उसको रिन्यू में क्यों नहीं बोल रहे हम लोग? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन बी रिन्यूएबल, कैन बी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत पहले से, जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट नहीं था, उससे पहले भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज होते थे।
इसलिए इनका नाम अभी भी कन्वेंशनल पावर प्लांट में आता है, बट दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में नहीं आता है, ये आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। मतलब समझ रहे हो, इसका रिसोर्स रिन्यूएबल है, बट इसका हायरार्की में क्या होगा, कन्वेंशनल होगा, पहले से यूज हो रहा है, पुराना है, ओल्ड है। बट एनर्जी रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल है, क्योंकि पानी का सप्लाई लगातार हो रहा है। अगर हम उसको एक्सक्लूड कर दें, क्लाइमेट चेंज को हटा दें, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर हमेशा आता रहेगा, क्योंकि एक साइकिल है कि नहीं, साइकिल। वाटर गया नीचे समुद्र में गया, फिर वहाँ से वेपर बना, वेपर फिर से फ्लो होके फिर हिमालय पे आ गया, हिमालय से फिर वाटर फ्लो हो रहा है, फिर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि गंगा रिवर में, ठीक है, वहाँ पे हमने कोई डैम बनाया, तो वहाँ पे जो वाटर की सप्लाई हो रही है लगातार हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी और ने भेजा है इसको। वो कहाँ से आ रही है, हिमालय से ही आ रही है डायरेक्ट। हिमालय पे कहाँ से आया वाटर, वही ओशन से जो वेपर बन के गया था, राइट। तो एनर्जी रिसोर्स इज रिन्यूएबल, but it is categorized in the conventional power plant because it is being used for last 2 to 300 years ago. Okay, समझ में आ गया ये? क्लासिफिकेशन क्लियर है? यस सर। ओके, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन, या फिर हेडिंग में भी, हेडिंग नहीं, उस टॉपिक्स के लिस्ट में भी ये लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट। तो क्लासिफिकेशन अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इन जनरल द पावर प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, जो कि हमने अभी बात किया है। कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स जनरेट्स इलेक्ट्रिक पावर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, नेचुरल गैस, डीजल। कोल, नेचुरल गैस एंड और डीजल, डीजल की जगह पेट्रोल भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वो लिक्विड है। नेचुरल गैस तो गैस ही है, और कोल सॉलिड है। तो जो पहला है इसमें से फॉसिल फ्यूल में, पहला क्या है, थर्मल पावर प्लांट। इफ कोल इज यूज टू मेक द हाई प्रेशर स्टीम, द पावर प्लांट इज नोन एज थर्मल पावर प्लांट, एंड थर्मल पावर प्लांट कम्स अंडर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अंदर आएगा थर्मल पावर प्लांट, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थर्मल पावर प्लांट। फॉसिल फ्यूल में जो सॉलिड वाला है, सॉलिड जैसे यूज होगा वो क्या बन जाएगा, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, वो बन जाएगा थर्मल पावर प्लांट। और इट वर्क्स अपॉन रैंकाइन साइकिल। अभी मैं रैंकाइन साइकिल भी बनाऊंगा, इसका साइकिल का नाम है, साइकिल मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो साइकिल इस पे काम करता है उसका नाम है रैंकाइन साइकिल। इसमें 4 मेन कंपोनेंट है, बॉयलर, देन टरबाइन, देन कंडेंसर एंड देन पंप। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉयलर? What is the basic function of the boiler? Sir, to generate steam from water. High pressure steam. Okay, very good. To generate high pressure steam. ठीक है, उसके बाद टरबाइन का बेसिक फंक्शन क्या है? टरबाइन में लगे हुए हैं ब्लेड्स, ठीक है, टरबाइन में लगे हुए हैं ब्लेड्स जो कि इस शाफ्ट से जनरेट कनेक्टेड है, ये शाफ्ट से कनेक्टेड है। जब हाई प्रेशर स्टीम इस टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर पड़ेंगी तो ये शाफ्ट को ये रोटेट कर देंगी, राइट। यहाँ पे हमको मिल जाएगा कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे मोशन हो रहा है। इस मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हमने जनरेटर से, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया हमने जनरेटर से, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। तो जनरेटर ने काम किया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हाई प्रेशर स्टीम है, अपना पूरा प्रेशर उसने टरबाइन को रोटेट करने में लगा दिया, तो खुद का प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। अब ये लो प्रेशर स्टीम, अब कंडेंसर आ गया यहाँ पे सामने, कंडेंसर क्या करेगा बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर? यहाँ पे हमने हीट सप्लाई की है, यहाँ पे क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा या नहीं। स्टीम के पास हाई प्रेशर था और हीट भी थी, तो उस हीट, उसने हीट टरबाइन को नहीं दी है, क्या दिया उसने टरबाइन को, बोलिए भाई, बोल ही नहीं पा रहे हैं।
heat is converted into du plus pdv, du plus pdv। जो हीट सप्लाई किया वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में। प्रेशर उसने किसको दे दिया? प्रेशर किसको दे दिया? चलो मैं तो जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही कहीं से भी। दो स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर वो बोलेगा, तो बेटा तो हो चुका, बोलना तो स्टार्ट करो। जिसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद लगेगी दूसरे लोग अपना म्यूट कर लेंगे। एनीवे मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हमने सर वो हीट सप्लाई किया, हाँ बताओ। सर वो प्रेशर वो टरबाइन को दे दिया उसने। टरबाइन को दे दिया। जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है वो तो अभी भी है उसके पास, जिसकी वजह से वो अभी भी स्टीम बना हुआ है। क्योंकि जो आपने टेम्परेचर भी दिया, हम यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे प्रेशर है, ठीक। तो यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, U इक्वल्स टू mCVT, पढ़ाया था ये, ठीक है। तो वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेशर एनर्जी दे दिया इसने टरबाइन को, एंड देन बचा हुआ जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से वो अभी भी स्टीम के फॉर्म में है, अभी भी वो स्टीम के फॉर्म में है। तो स्टीम का वॉल्यूम ज्यादा होता है या वाटर का? 1 kg ऑफ वाटर को अगर स्टीम बनाओगे तो क्या वॉल्यूम दोनों का सेम होगा? वॉल्यूम समझ पा रहे हो? वॉल्यूम, स्पेस कवर कौन ज्यादा करेगा, स्टीम का या ज्यादा होगा। वाटर? स्टीम करेगा, ठीक है। अब वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं उस वॉल्यूम को इकट्ठा करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, उसको पंप में इंसर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूँगा, कंडेंस करूँगा। कंडेंस करने से उसका हीट बाहर हो जाएगा और वो वापस आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है और उसको पंप करना आसान होता है, ठीक है। लिक्विड वाटर, ठीक। अब ये लिक्विड वाटर गया पंप में, पंप ने इसको पंप करके कहाँ पर पहुँचा दिया? बॉयलर में। ओके, दैट्स वाई द कंडेंसर इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज हम स्टीम को ही फिर से यूज कर लेते बॉयलर में। लेकिन बॉयलर में हम भेज नहीं सकते, भेजने के लिए पंप चाहिए, पंप में गैस जा ही नहीं सकती, पंप में जाता है वाटर, लिक्विड जाता है। तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको कंडेंसर की ज़रूरत पड़ती है। और इसी पे पूरा रिसर्च चलता है कि क्या हम कंडेंसर को रिप्लेस कर सकते हैं, इसी पे रिसर्च चलता है। बट सो फार नॉट गेटिंग एनी सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ये कुछ डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ ज़्यादा आसान था इसलिए मैंने इसको भी दिखा दिया। आप इसको बना भी सकते हो, रैंकाइन साइकिल को। अभी रैंकाइन साइकिल का जो टीएस डायग्राम है वो मैं बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे टीएस डायग्राम मैं बना लेता हूँ, उसको समझने में और आसानी हो जाएगी रैंकाइन साइकिल को। ठीक है, तो एक ये डोम होता है, डोम के लेफ्ट साइड में होता है लिक्विड, राइट साइड में होता है स्टीम, और बीच में होता है लिक्विड प्लस स्टीम। और स्टीम इज नथिंग बट इट इज अ वेपर, ठीक है। तो इसको हम लोग, ठीक है, बीच में होता है लिक्विड प्लस स्टीम का फेज। तो इस साइड में होगा टेम्परेचर और इस साइड में होगा एंट्रोपी। तो इसका मैं टीएस डायग्राम बनाऊंगा कुछ ऐसे कि जैसे यहाँ पे बॉयलर में आ रहा है 2 से 3, बॉयलर में क्या हो रहा है 2 से 3, 1 to 2 क्या हो रहा है पंप। तो पंप ने लिक्विड को, देखिएगा ध्यान से, पंप ने लिक्विड को पंप किया और उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये 1 से पहुँच गया 2 पे, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, और पंप ने कहाँ पे पहुँचा दिया उसको? बॉयलर के अंदर। अब बॉयलर स्टार्ट हो गया, बॉयलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है? 3 पे। तो अब हमने इसमें हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी बढ़ा, ठीक है। और कुछ हद तक, सॉरी इसमें प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि पूरा वॉल्यूम हमने जो इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ हीट से टेम्परेचर बढ़ता गया, और उसके बाद उसका फेस चेंज होगा। फेस चेंज होगा उस समय टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 2 to 3 इज द बॉयलर का जो हमने हीट सप्लाई किया है। यहाँ पे 2 to 3 क्या हो रहा है? हीट सप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम लोग
ऐसा तो है नहीं यहाँ कि इसके बाद हमने हीट सप्लाई करना बंद कर दिया। तो हीट सप्लाई करते जाते हैं, उसके बाद हमको मिलने लगता है सुपर हीटेड स्टीम। ठीक, तो यहाँ पे नाम है 3 डैश। अगर हम सुपर हीट कर रहे हैं, सुपर हीटर लगा रखा है अगर हमने बॉयलर के अंदर, तो सुपर हीटेड स्टेट तक पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट है बताओ। 3 के बाद कौन सा कंपोनेंट है? टरबाइन। टरबाइन। टरबाइन में पूरा प्रेशर लूज होगा और टरबाइन को पूरी एनर्जी दे दी जाएगी। ठीक है, पूरी एनर्जी टरबाइन को दे दी जाएगी और यहाँ से प्रेशर पूरा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। बट अभी भी वो स्टीम वाले फेज में है, देखो राइट साइड में है ना पूरा, तो अभी भी स्टीम में है। तो इस स्टीम को लिक्विड बनाने के लिए हम बीच में क्या कर लेंगे यूज, कंडेंसर। और कंडेंसर फिर से कंडेंसर इनिशियल स्टेज पे लेके आ जाएगा, जिससे वो पंप कर सके हम लिक्विड को। ओके, तो 4 to 1 इज द कंडेंसर। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शो कर देता हूँ कि यहाँ पे आपने यहाँ पे हमने हीट सप्लाई की है 2 to 3 डेज या फिर 3 हीट सप्लाई, और यहाँ पे हीट कंडेंसर में हीट रिजेक्शन हुआ है, और यहाँ पे हमने वर्क हमको मिला है, तो बाहर की तरफ जाएगा वर्क डन। ठीक है, पंप में कुछ वर्क करना पड़ा है, तो इसको बोल सकते हैं आप वर्क सप्लाई। बट पंप का वर्क इतना कम होता है ना वर्क डन के सामने, कि हम लोग पंप का वर्क को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी बन जाती है इस रैंकाइन साइकिल की, कि हमको क्या चाहिए था, वर्क डन चाहिए था, और हमने क्या हीट एनर्जी इनपुट कौन सा है हमारा, हीट सप्लाई। एनर्जी आउटपुट क्या है, जो हमको चाहिए एक्चुअली, वर्क डन। और जो एनर्जी हमने इनपुट दी है टू गेट इट दिस वर्क डन, हमने हीट सप्लाई किया है, तो उस हीट की वैल्यू HS, मतलब बॉयलर में जो आपने हीट सप्लाई किया वो नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफिशिएंसी हो जाएगी रैंकाइन साइकिल की। ठीक है, तो अब जो भी कुछ हमने बात की है कि हम लोग बॉयलर को कैसे बॉयलर में कैसे हीट जनरेट करते हैं, उसमें पुल्वराइज्ड मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में कोल को बर्न किया जाता है, जिससे बहुत ही हाई अमाउंट में हीट जनरेट होता है वो, और दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। उसके बाद वो हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन पे भेजा जाता है, उसके ब्लेड्स को रोटेट करता है। जो भी हमने बात की इससे पहले, वो सारी पॉइंट्स हमने सारे पॉइंट्स को नंबर वाइज यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारा मेन काम क्या है, एनर्जी इनपुट एंड आउटपुट पे हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उसके तरीके अलग अलग हो गए। इनपुट एनर्जी अगर हम बदल दें, इनपुट का तरीका बदल दें, अभी भी हम लोग किस में चल रहे हैं, कन्वेंशनल पावर प्लांट में। कन्वेंशनल में अभी हमें सेकेंड आ गया गैस पावर प्लांट, अभी लिक्विड पे बाद में चलेंगे, पहले आ गया गैस पावर प्लांट। इट वर्क्स ऑन द ब्रेटन साइकिल। साइकिल का नाम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में साइकिल के नाम पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेटन साइकिल के बारे में बताओ। ठीक है, तो फ्यूल इज बर्न ऑन द सेम पॉइंट, उसी तरह से लिखा जाएगा, बट इसमें डायग्राम तो कुछ इस तरह से है। डायग्राम को समझेंगे हम लोग, डायग्राम को समझते हैं। मेरा मेन पर्पस क्या है, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, अल्टरनेटर इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज जनरेटर। ये आम भाषा है, ये टेक्निकल वर्ड है अल्टरनेटर। ठीक है, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उसको जनरेटर कहते हैं, बट टेक्निकल वर्ड क्या है, अल्टरनेटर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको पता है फ्यूल को कंबस्ट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फ्यूल कंबस्ट कैसे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, हीट। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन, एयर। ठीक है, एयर। तो हमारे पास जो फ्यूल है, अभी जो फ्यूल है वो गैसियस फ्यूल है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, गैसियस फ्यूल, गैस फ्यूल। ठीक है, यहाँ पे गैस फ्यूल आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब गैस फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें एयर भी चाहिए, तो एयर हमें प्योर एयर भी चाहिए, जिसमें
दूसरे पार्टिकल्स ना हो, मिनरल्स ना हो, कोई सॉलिड पार्टिकल्स ना हो, उसमें हमें प्योर एयर चाहिए। अब एयर को इंडक्ट किया तो फिल्टर के थ्रू किया और एयर को इंसर्ट कर दिया किसमें, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में डालने से क्या फ़ायदा हुआ, उस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया और उसको हमने, हाई टेम्परेचर था तो उसको हमने भेज दिया कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में हम किसी न किसी तरीके से कंबशन चैम्बर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रखे होंगे, हीट सप्लाई किए होंगे, लेकिन पहले से जो एयर आ रहा है वो हीटेड एयर है, बिकॉज क्योंकि वो हमने कंप्रेस किया है। कंप्रेस करने से क्या फ़ायदा होता है पता है आपको, जैसे एलपीजी सिलेंडर है उसके अंदर भी हमने जो नेचुरल गैस हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें नेचुरल गैस एक्चुअली नहीं है, क्या है, एन ब्यूटेन। उसमें हमने जो एन ब्यूटेन यूज़ किया है वो हाई प्रेशर पे है। क्यों हाई प्रेशर पे रखना पड़ा है, ताकि हम छोटे से सिलेंडर में उसको कंटेन कर सकें। अदरवाइज आपको पता है कि एलपीजी सिलेंडर अगर लीक हो जाए पूरा, तो हमारे कॉलेज का कैंपस पूरा स्मेल करने लगे। ठीक है, स्मेल करने का मतलब समझ रहे हो, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, और उसका वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर आप लोग देखोगे कई बार गैस लीकेज होता है, बट ऐसा नहीं है कि आग लग जाती है तुरंत, होता है क्या ऐसा? नो सर, वो तो तो फायर ये के होता है ना, कांटेक्ट में। क्यों, क्योंकि उस एयर का उस जो वो जो गैस है, गैसियस फ्यूल है, उसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो गया। अगर वो फैल गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपन वॉल्यूम ज़्यादा हो वॉल्यूम। गया, डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई, उसकी एफिशिएंसी, बर्निंग एफिशिएंसी कम हो गई। तो उसको इसलिए कंप्रेस किया जाता है, सो दैट इसकी डेंसिटी बढ़ सके। प्रेशर हमने बढ़ा के डेंसिटी क्या कर ली, बढ़ा दिया, डेंसिटी बढ़ा दिया और उसको एक कंटेनर में उसको रख लिया। कंप्रेसर में सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में हमने इकट्ठा कर लिया और उसको एयर को फ्लो कराने लगे। अब उस एयर का टेम्परेचर भी ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और उसको हमने कंबशन चैम्बर में भेजा और उसमें गैसेस फ्यूल थोड़ा भी डालेंगे, थोड़ा भी इनपुट करेंगे तो वो बर्न होने लगेगा। बर्न होने के बाद आगे जाएगा, उसके बाद हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर के साथ टरबाइन में उसको इंसर्ट कराएंगे। और टरबाइन में पता ही आपको कि क्या है, ब्लेड है, और उस ब्लेड पे हमने इम्पिंज किया उस हाई प्रेशर गैसेस को, तो टरबाइन रोटेट होने लगी और उसको टरबाइन को कनेक्ट कर दिया हमने किससे, अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर से इसको कनेक्ट किया, इस दोनों की कपलिंग की गई। इस डिवाइस को, ज्वाइनिंग डिवाइस को, आप लोग अभी ड्राइंग में भी आपको पता होगा कि एक फास्टनर, एक टर्म आ रहा था, तो ये भी यहाँ पे भी एक फास्टनर है जिसका नाम है टेम्पररी फास्टनर या टेम्पररी जॉइंट। ये कपलिंग है, इससे जोड़ दिया गया और इसकी वजह से ये अल्टरनेटर रोटेट हुआ और हमको मिलने लगा इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बताओ, वहाँ पे जो स्टीम थी उसको हमने यूज़ किया था, इससे पहले वो जो पढ़ा अभी हमने, इस पे हमने जो स्टीम यूज़ किया उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी स्टीम को बार बार यूज़ कर रहे हैं ना। यस यस सर। रैंकिन साइकिल एक क्लोज साइकिल है या ओपन साइकिल है, सॉरी ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? क्लोज। क्लोन क्योंकि सिस्टम सर। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बट मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे बताइए आप लोग, यहाँ पे जो गैसियस फ्यूल हमने डाला और एयर डाला, ठीक है, यहाँ पे वो टरबाइन को रोटेट करते हुए ये बर्न्ड गैसेस में कन्वर्ट हो गया और एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर हो गया। क्या यही यूज होगा फिर से? नो सर। नो। नो सर। यहाँ पे नो फ्रेश सर। फ्यूल चाहिए, नो सर। यहाँ पे फ्रेश फ्यूल चाहिए। तो ये कौन सा है, ओपन है, ओपन सिस्टम ओपन है, ओपन सिस्टम है सर। ओपन सिस्टम है। बाकी सारा प्रोसेस कम क्लियर है। अब देखिए, कंप्रेसर में भी हमको एक मोटर लगाना पड़ता है रोटेट करने के लिए। तो हमने क्या किया, मोटर नहीं लगाया, हमने क्या किया, जो टरबाइन में रोटेशन मिल रहा था उसी को जोड़ दिया हमने कंप्रेसर के साथ। देखिए पीछे की तरफ कपलिंग कर दी, सो दैट जो कंप्रेसर को रोटेट कराना था वो हमने, जो पावर हमको मिल रही थी उसी में से हम लोग ने यूज़ करने लगे उसको। जैसे गाड़ियों में, व्हीकल्स में बैटरी कैसे चार्ज होती है, चार्ज आप नहीं करते हो निकाल के, बैटरी निकाला फिर चार्ज कर रहे हो, ठीक है, वो चार्ज कैसे हो रही है, इंजन के रोटेशन से। वैसे ही यहाँ पे जो हमको टरबाइन में जो पावर मिली उसी पावर को हमने पीछे की तरफ लगा दिया, उसको कनेक्ट कर दिया कंप्रेसर के साथ, ताकि कंप्रेसर को अलग से पावर देने की जरूरत ना पड़े। राइट, ये पावर ट्रांसमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, बट हमें यहाँ पे समझना है एनर्जी कन्वर्जन कैसे कैसे हो रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़ते यस हैं। सर। यस सर। लिक्विड फ्यूल, ठीक है, और ये भी अभी अनकन्वेंशनल है, कन्वेंशनल पावर प्लांट में ही आता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू।
आईसी इंजन पावर प्लांट, इसमें डीजल या पेट्रोल होगा, आर यूज टू रोटेट द क्रैंक शाफ्ट। अब यहाँ पे टरबाइन रोटेट नहीं होने वाला, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा, जैसे इंजन में होता है। इंजन में ही पेट्रोल और डीजल यूज किए जाते हैं, तो इंजन में क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करके उसको गाड़ी के व्हील्स तक पहुंचाया जाता है उस पावर को। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्रैंक शाफ्ट पर रोटेशन जो मिल गया उसी को डायरेक्टली जोड़ देंगे किसके साथ, अल्टरनेटर या जनरेटर के साथ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, बट इसमें से आपको क्या बनाना है वो मैं अभी इसको फिल्टर आउट करूँगा। बट ये समझने के लिए कि पूरे एक डीजल पावर प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती होंगी। बीच में हमने लगा दिया क्या, डीजल इंजन। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, फ्यूल, फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, नीचे से बताओ यहाँ से क्या आ रहा है, 3 Oil. 1 फिल्टर्ड ऑयल, और 3। यहाँ पे फिल्टर लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोगों ने सेंड किया, क्योंकि प्रेजेंट डीजल सर। इंजन जो होता है मेटल से बना होता है। डीजल इंजन जो है मेटल से बना होगा, मेटल पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रोल अपना प्ले करता है, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को इंसर्ट करा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए, एयर। एयर सर। को हमने पहले से कंप्रेस करते हुए फिल्टर करते हुए भेज रहे हैं अंदर। ठीक है, ठीक है। और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल देखिएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल अंदर गया इंजन के अंदर। इंजन का जो बॉडी है वो बहुत ही हीटेड है, लेकिन उसको हीटेड पे नहीं रखना है, इंजन की बॉडी को टेम्परेचर धीरे धीरे कम करना है ताकि हीट लॉस कम हो सके। तो इंजन में जो हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल जो सेंड कर रहे हैं वो इंजन से हीट लेते जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा, उसको उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिर से ठंडा किया जाएगा। आगे देखिएगा अभी डीजल इंजन से हमको रोटेशन पावर मिल चुकी है। ठीक है, और रोटेशन पावर को हमने जोड़ दिया किसमें, जनरेटर के साथ, और यहाँ हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलने लगी। अब ये डीजल इंजन कैसे काम कर सकता है, करता है, ये पूरा नेक्स्ट हम लोग यूनिट में चैप्टर ही है पूरा। ठीक है, आईसी इंजन, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि डीजल इंजन कैसे काम करता है। बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे बस कि हमने यहाँ पे फ्यूल सप्लाई किया, जिसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट रोटेट होने लगा, और उस क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन को दे दिया हमने किसको, जनरेटर को। अब यहाँ पे जो फ्यूल जल चुकी है उसको एग्जॉस्ट तो करेंगे ही, और साइलेंसर के साथ जोड़ के निकाल देंगे। और नीचे जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, नीचे देखिए कूलिंग ऑयल कूलर, ऑयल को कूल किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, कूल्ड वाटर को कंडेंसर के थ्रू ये इसके अंदर कूल्ड वाटर को सप्लाई किया जा रहा है, ताकि कूल्ड वाटर हीट को लेके बाहर निकल जाए। ठीक है, और कंडेंसर में जाके फिर से ठंडा हो और ये साइकिल चलती जाए। देखिए ये ऐसे साइकिल चलती जा रही है। यहाँ से उसने लुब्रिकेटिंग ऑयल से हीट लिया, और हीट लेते हुए फिर से अंदर गया और कंडेंसर में अपना हीट बाहर कर दिया। ठीक है, बाहर कर दिया, और यहाँ से फिर से ठंडा होके फिर वापस जा रहा है किसको कूल करने के लिए, ऑयल को, जो ऑयल ने इंजन से हीट लिया था। देख रहे हैं आप एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इंजन से कहाँ गया, वाटर तक चला गया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, अच्छा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आगे होगा, हाँ आगे है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पता होगा, इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है या फ्यूजन, फिजन सर फ्यूजन। सर फ्यूजन होता है। फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन। Sir, fusion. एफ सर आई फ्यूजन। या एफ यू, FU, sir, FU. fusion. FU, एफयू सर। सब एक ही स्कूल से पढ़ के आओ क्या, सब गलत बता रहे हैं सब। सर फ्यूजन सर। फिजन होता है भाई, FI, sir. यस। कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन इज मेंटेन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल्ड होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो पता ही आपको क्या होगा। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा है, उसका एग्जांपल क्या है, एटॉमिक बम। अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन से पावर प्लांट बनता है। और ये पावर प्लांट के लिए ही यूरेनियम की खोज की गई थी, बट उसका ज़्यादातर अभी यूज़ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पावर में हो रहा है। न्यूक्लियर पावर कौन सा पावर,
कौन सा पावर? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर नहीं ना, ज़्यादातर यूज़ किस लिए हो रहा है? एक कंट्री पावरफुल कैसे बोलते हैं हम? सर एटम बम। हाँ, न्यूक्लियर पावर के बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ थर्मल पावर स्टेशन इन विच द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इज न्यूक्लियर रिएक्टर। A nuclear reactor is a machine used to include एक सेकेंड machine used to inculcate a nuclear chain reaction. Inculcate nuclear chain reaction. वो फोर्स करेगा कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो सके, बट वो चेन रिएक्शन भी क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड होना चाहिए। एज इट इज अ थर्मल पावर स्टेशन, सो यहाँ पे भी हमको हीट एनर्जी से ही इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का जनरेशन है, थर्मल एनर्जी का जनरेशन है, एग्जैक्टली थर्मल पावर प्लांट जैसा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमको स्टीम बनाना है। तो हीट जनरेट करके स्टीम बनाएंगे और स्टीम से टरबाइन को रोटेट कराएंगे। ठीक है। अब रिकॉल कीजिए जरा, पहला जो हमने पढ़ा उसमें स्टीम बनाया, दूसरे में क्या था? सेकंड में क्या था? हाई प्रेशर गैसेस बनी थी। थर्ड में क्या था? आईसी इंजन पावर प्लांट में उसमें भी सर हाई फ्यूल। प्रेशर गैसेस बनी थी फ्यूल से, और उसने क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराया था। और ये फोर्थ वाले में क्या बनेगा? स्टीम बनेगा। ठीक है। Yes, sir. इसमें भी स्टीम बनेगा। प्रोड्यूसर स्टीम विच ड्राइव्स अ स्टीम टरबाइन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब वही स्टीम टरबाइन को रोटेट करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा होगा, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। A steam turbine is used to convert the heat content in the steam into mechanical energy. The generator in a nuclear power plant converts kinetic energy supplied by the turbine into electrical energy. The cooling system removes heat from the reactor core and transport it to the, जो कि कुछ भी बात हो रही है यहाँ पे मैं डायग्राम में समझा दूंगा। देखिएगा डायग्राम में, ये रहा आपका फ्यूल रॉड। कौन सा फ्यूल है ये? मान लो यूरेनियम है। ठीक है। यूरेनियम का क्या होता है? यूरेनियम नंबर कुछ होता है ना, 235। यस सर 235। 235 है ना, यूरेनियम 235, ये एटॉमिक मास है उसका 235। ओके। उसके बाद रिएक्टर का वेसल है जो उसका कवर किया हुआ है, बीच में हमने फ्यूल रॉड लगाया हुआ है। कंट्रोल रॉड्स, उसके बाद कंट्रोल रॉड्स का क्या काम होगा? रिएक्शन को कंट्रोल करना। ओके। Yes, sir. रिएक्शन को कंट्रोल करना। अब देखिएगा आगे क्या है, ये देखिए, इसका नाम है स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेट यहाँ पर हो रही है। अभी कैसे हो रही है? अच्छा ये बताओ, क्या ये डायरेक्शन सही है या फिर ये डायरेक्शन सही है? ये वाला सही है या मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ? ये डायरेक्शन सही है, ब्लैक और रेड। Red, sir. Red. रेड सही है। ऊपर जो रेड जा रही है उसमें क्या जा रहा है? गैस या वाटर? Gas. गैस जा रहा है। कौन सी गैस? वो गैस कहाँ से आ रही है? रिएक्टर वेसल से। बताओ, क्लियर है? जो हीट जनरेट हुआ, ठीक है, उसमें से हमने, इसमें देखिएगा, जो हीट जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, हमने इसमें एक कूलेंट इंसर्ट करा रखा है। देखिए इसमें अंदर है यहाँ तक। ठीक है। इसको हमने, अब या जैसे रिएक्शन होगा, ये इसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर राइज हुआ, कूलेंट कहाँ चला गया? इधर। तो ब्लैक वाला क्या है? गलत है। ठीक है। अब ये कूलेंट हीटअप हो चुका है, उसका नाम कूलेंट अब नहीं होगा, कूलेंट नीचे होगा तो कूलेंट होगा। अब यहाँ पे गया अंदर, अब इसका टेम्परेचर खुद का ज़्यादा है, तो जो वाटर इसके अंदर होगी बाहर की तरफ, ठीक है, वो वाटर क्या बन जाएगी? स्टीम। हीट एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. खुद का हीट इसने दे दिया वाटर को, तो खुद क्या हो गया होगा?
कूल, ठंडा हो चुका होगा, ठीक है। और इसमें जाएगा फिर वापस, फिर हीटअप होगा, ऊपर जाएगा। क्यों यहाँ पे हीटअप होगा? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और वो हीट एनर्जी मिल जाएगी वाटर को, वाटर से क्या बन जाएगा? स्टीम। स्टीम आगे जाते हुए किसको रोटेट कराएगी? टरबाइन। टरबाइन टरबाइन को हो रोटेट सर, किया टरबाइन हो सर। अल्टरनेटर से, ठीक। टरबाइन से जो स्टीम ने टरबाइन को रोटेट करके बाहर निकलेगा और उसको भेज देंगे किसमें? कंडेंसर में। देखिए कंडेंसर, कंडेंसर में भेज दिया हमने। कंडेंसर में ये पूरा खुद का टेम्परेचर क्या कर देगा? कम कर देगा। और फिर हमने उसमें लगा दिया पंप, और उस पंप से फिर से हमने कहाँ भेज दिया इसको? बॉयलर में। बॉयलर या फिर Boiler. हीट एक्सचेंजर। स्टीम जनरेटर को ही बोला जाता है बॉयलर। आपके घर में भी बॉयलर है, पता है? प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर इज अ वाटर बॉयलर या फिर स्टीम जनरेटर, ठीक है। यस सर ठीक है। Yes, sir. अब देखिए, अब बाकी सारी चीजें अभी मैंने आपको दिखाया था, बड़ा सा कंस्ट्रक्शन सबसे पहले, वो ये Yes, था, sir. वो यहाँ पर है। देखिए, जो वाटर ने इस स्टीम वाले जो स्टीम जो हीट एक्सचेंजर में यूज होने वाला है, जो वाटर यूज होता है, उसको ठंडा करने के लिए यूज किया गया था एक और वाटर, ये वाटर। इसने इसका हीट ले लिया वाटर का, और ये बाहर निकला, और ऊपर से हमने इसको ये कूलिंग टावर में भेज के, कूलिंग टावर में भेज के एक्चुअली ये जो हाइट है और भी ऊपर होती है, यहाँ तक होती है, ऊपर तक, बहुत ऊपर तक होती है। अभी इसमें नहीं दिखाया है, यहाँ पे नीचे कर दिया है ये। और ऊपर से इसको, इस वाटर को पंप करके ऊपर भेजा जाता है, और यहाँ से फ्री फॉल कराया जाता है। फ्री फॉल करने से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो जाती है बाहर की तरफ, और नीचे आते आते बहुत ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कूलिंग टावर, ठीक है। और इसको फिर से वापस भेजा जाता है टू कूल डाउन द वाटर विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द हीट एक्सचेंजर। आई थिंक सबको क्लियर होगा। Yes, sir. ओके, हाइड्रो Yes, sir. इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में देखिए, अच्छा ये डायग्राम मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आप ये डायग्राम भी यूज कर सकते हो। यहाँ गलती से आ गया है ये, चलो यहीं पे डाल देता हूँ मैं। है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम आप ये बनाने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं डायग्राम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, अब जो जो क्लास अटेंड कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा ये क्या था, किसके बारे में बात हो रही थी। ये क्या, इमेज एक ही है, इसलिए इसका नाम इसमें अलग नहीं हो पा रहा था। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन द सुटेबल रिवर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें एनर्जी कौन सी मिलेगी? इनपुट एनर्जी क्या होगी टरबाइन के लिए? इनपुट एनर्जी बिफोर द टरबाइन क्या होगी? वाटर वाटर की पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल Potential energy. हाँ नहीं, पोटेंशियल तो नहीं, जब जस्ट इनपुट पे बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये टरबाइन रहा है, इसको रोटेट करना है, काइनेटिक Kinetic काइनेटिक energy. होगी। यहाँ पर इस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है। तो डैम बना के हमने क्या किया? वाटर का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया। जो रिवर है उसका जो लेवल था वो इतना था, लेकिन जब जैसे हमने डैम बना दिया, उसके रास्ते को हमने ब्लॉक कर दिया, तो वाटर जैसे इकट्ठा होता जाएगा, गैदर होता जाएगा, और उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। हाइट बढ़ते हुए क्या बढ़ती जाती है? हाइट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? mgh, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। और उसको हमने जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, हम उसको पेन स्ट्रोक के थ्रू, ये इसको बोलते हैं पेन स्ट्रोक, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू हमने इसको पहुंचा दिया कहाँ तक? टरबाइन तक। और टरबाइन रोटेट होने लगी। टरबाइन को जोड़ दिया किसके साथ? अल्टरनेटर या जनरेटर के साथ, और पावर इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट कर दिया, ठीक है। और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कुछ नॉमेनक्लेचर था जो उसमें नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ये दूसरा इमेज बनाया। आपको जो सूटेबल लगेगा वो डायग्राम आप बना सकते हो, कोई एक दोनों में से। आगे बढ़ेंगे। विंड टरबाइन, देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए बताइए कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? सर काइनेटिक एनर्जी Kinetic कन्वर्ट हो energy, रही है electric काइनेटिक energy. एनर्जी ऑफ विंड कन्वर्टेड इनटू सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical energy. विंड में और एयर में क्या डिफरेंस है? Sir, moving air is Wind called wind. high speed से move करती है. हाँ, वेरी गुड। द फ्लोइंग एयर इज नोन एज Wind. फ्लोइंग एयर इज नोन एज विंड।
So here air is required or wind? Wind, sir. Wind. Wind is required. Okay. अच्छा ये बताइए, आपने कभी देखा है ये गैस विंड टर्बाइंस? यस सर। एक तो Yes, sir. देखे हैं। बहुत धीरे धीरे रोटेट होता है, बहुत धीरे धीरे, यस सर। काफी बड़ा होता है, ठीक है। और शायद मैंने एक बार बताया था आपको कि अगर मैं बहुत बड़े टर्बाइंस बनाऊं, ठीक है, और ये धीरे धीरे भी रोटेट हो, तो आपको पता है पावर होती है 2 पाई एन टी अपॉन 60, ठीक है। तो पावर होती है 2 पाई एन टी अपॉन 60 और टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज रेडियस, या फिर बोल सकते हैं आप जो भी सेंटर रोटेशन से डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेडियस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इतना ज़्यादा कर दिया ना कि फोर्स की रिक्वायरमेंट ही कम पड़ी टॉर्क को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो टॉर्क बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया है, रोटेशन कम मिल रहा है, ठीक। लेकिन पावर टॉर्क इतना ज़्यादा हो गया कि पावर भी सफिशिएंट मिल रहा है हमको, पावर हमको सफिशिएंट मिल रहा है, इसलिए आप देखते हो बहुत धीरे धीरे रोटेट होता है, क्योंकि उसका रोटेशन आप काउंट भी कर सकते हो, आरपीएम उसका बता भी सकते हो आप, इतना स्लो रोटेट होता है। लेकिन यहाँ पे स्लो रोटेशन तो चाहिए नहीं, जनरेटर को रोटेट करोगे इतना सो दैट हमको 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। जनरेटर कम रोटेशन होगा तो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, आपको वो पावर नहीं मिल पाएगी जितना पावर चाहिए थी टू यूज़ इन द हाउस होल्ड, घर में यूज़ करने के लिए 220 वोल्ट पे यूज़ करने के लिए वो पावर नहीं मिल पाएगी आपको। तो यहाँ पे तो रोटेशन बहुत ही स्लो है, तो हमने बीच में लगा दिया ड्राइव ट्रेन। ड्राइव ट्रेन क्या है, ये हम फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये पावर ट्रांसमिशन में हम लोग पढ़ेंगे, पावर ट्रांसमिशन को कैसे क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे यूज़ करने वाले हैं एट डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स। तो जो स्पीड यहाँ पे कम थी उस स्पीड को हमने ड्राइव ट्रेन के थ्रू इंक्रीज कर लिया, आरपीएम हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया यूजिंग ड्राइव ट्रेन। जैसे गाड़ियों में होता है ना गियर, तो गियर चेंज करते हैं तो स्पीड बदलती रहती है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया ड्राइव ट्रेन, और इस ड्राइव ट्रेन को कनेक्ट भी किया है कंट्रोलर के थ्रू, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, सो दैट हमको कितनी स्पीड से चाहिए पावर, अगर यहाँ पे स्पीड कम हो गई तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, ड्राइव ट्रेन, कि कम स्पीड है तो और भी स्पीड को मेंटेन करने के लिए कौन से गियर तक पहुँचना है, ये सब कुछ इससे कंट्रोल होगा कंट्रोलर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंस किया जाएगा, स्पीड को सेंस किया जाएगा टैकोमीटर या फिर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करके, कि कितना स्पीड अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो इस गियर में कौन से नंबर का गियर लगाना है ऑटोमेटिकली, तो वो कंट्रोल करता है यहाँ से जनरेटर की स्पीड से, जनरेटर की स्पीड को रीड करेगा और उसको भेज देगा कहाँ पे, ड्राइव ट्रेन पे, कि कौन सा गियर तुमको सेट करना है, ठीक है। और जनरेटर का काम आपको सबको पता ही है, अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सोलर, सोलर बताओ, सोलर में क्या होगा? Sir, thermal energy converted into electrical. यस, सोलर रेडिएशन को यूज करेंगे। सोलर रेडिएशन इज नथिंग बट इट इज आल्सो द थर्मल पावर, ओके, थर्मल एनर्जी। तो जनरेट्स पावर बाय कलेक्टिंग सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन आपको पता है हीट इक्वल्स टू सोलर में होता है सिग्मा ए टी रेस्ट टू द पावर 4 टी नॉट रेस्ट टू द पावर 4। टी टू द पावर 4 क्या है, अगर हमने जो इस सरफेस, ये जो सोलर सेल्स हैं, इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर इन्वायरमेंट में है, जैसे टी 25 डिग्री सेल्सियस, और टी कितना है जो रेडिएशन आ रही है उसका टेम्परेचर, ठीक है, उसका टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा टी टू द पावर 4 है, तो सिग्मा है, आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिक्स पॉइंट थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है ये, बट इसकी वैल्यू कम होती है, और ये हीट की वैल्यू, हीट जो हमको मिलता है उसी हीट से क्या होगा हमको बताइए। यहाँ पे क्या लगाए गए हैं, सोलर सेल्स। सोलर सेल्स कैसे काम करते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, करंट। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। इज इट करेक्ट? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आपको चार्ज चाहिए, वो भी मूविंग चार्ज होना चाहिए, ठीक है, मूविंग चार्ज होना चाहिए, मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो ही करंट फ्लो होगी, ठीक है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट फ्लो होने के लिए हमें चाहिए, करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर मूव कर सकता है? Flowing charge. एनर्जी दे। Sir, free electrons. हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम उसको क्या देंगे? एनर्जी। एनर्जी कैसे दे रहे हैं हम लोग? थर्मल रेडिएशन से, ये जो हीट एनर्जी है, ठीक। तो ऐसे Yes, sir. सोलर सेल्स में ऐसे एटम्स का यूज किया जाता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस में हो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें डेफिशिएंसी में हो, ठीक है। तो ये बताओ कौन से एटम्स होते हैं वो? कौन से एटम्स होंगे? सेमीकंडक्टर पढ़े होगे आप लोग? सर सिलिकॉन। जरूर। ठीक है, सिलिकॉन यूज्ड होता है। हाँ, सिलिकॉन और फास्फोरस, Germanium. जर्मेनियम, एल्युमिनियम। वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, lithium. एल्यूमिनियम और कॉपर। कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर ये भी हो सकता है सर। एल्यूमिनियम कॉपर बेटा वो मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर, कि अगर उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हमने उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को जैसे एल्यूमिनियम को लगाया तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन यहाँ पे हमको हीट से एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी सफिशिएंट हो टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कब करेगा? जब वो अनस्टेबल होगा, जब वो कुछ ढूंढ रहा होगा, राइट। या तो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होगा कहीं जाने के लिए, या इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होगा निकलने के लिए, सो दैट जो पेरेंट मेटल है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। या तो सिस्टम को स्टेबल बना दे, या तो वहाँ पहुँच के, या फिर वहाँ से निकल के सिस्टम को स्टेबल बना दे, ठीक है। तो ऐसे एटम्स यूज किए जाते हैं सोलर सेल्स में। पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा पावर इज सेंट टू यूटिलिटी कंपनी। जो भी पावर यहाँ से मिलती है, आपको पता है कि हमारे कॉलेज में भी जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं वहाँ से भी पावर सप्लाई की जाती है बाहर। वो अलग बात है कि हमारे कॉलेज में भी पावर की सप्लाई की कमी है। पावर फ्रॉम द यूटिलिटी कंपनी व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत पड़ती है हम लोग सेंड करते हैं। तो यहाँ से जो पावर मिली है सोलर सेल से, यहाँ पे क्या डायरेक्ट मिल रहा है आपको? करंट, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वर्टर यूज किया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? Inverter convert DC to AC. वेरी गुड, डीसी टू एसी या AC. एसी टू डीसी ऑल्सो? DC to AC. DC to AC, sir. डीसी टू एसी या एसी टू डीसी? To AC. DC to AC. DC to यहाँ AC. पे जो पावर मिली है वो DC एसी to है या AC. डीसी है? यहाँ जो करंट मिल रहा है वो एसी है या डीसी है? DC. DC एनर्जी। डायरेक्ट हमने उसको बैटरी में स्टोर कर लिया, स्टोर हुआ, और यहाँ से हम जो सप्लाई करेंगे तो यहाँ से डीसी जो आएगा इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट कर लेंगे, और हम लोग जो भी होम अप्लायंसेज है उसका यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर के थ्रू हम लोग बाहर सप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी किसी कंपनी को भी सप्लाई कर सकते हैं। वो भी दिखाया हुआ है कि ग्रिड के थ्रू हम वो पावर सप्लाई कर सकते हैं बाहर, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? Renewable, sir. रिन्यूएबल है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज जियो थर्मल पावर प्लांट। जियो थर्मल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो का मतलब है अर्थ, ठीक है। अर्थ के अंदर, अर्थ के क्रस्ट में भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जो सराउंडिंग हमारे पास जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर से काफ़ी कम है। अर्थ के अंदर टेम्परेचर कुछ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस मिलता है, टेम्परेचर का जैसे ही आपको डिफरेंस मिलता है आपको हीट मिल सकता है, क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर अगर डिफरेंस है तो वहाँ पे हीट सप्लाई हो सकती है। जहाँ पे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर सेम है, वहाँ पे हीट सप्लाई नहीं होगी। Yes, sir. हीट सप्लाई कब होगी? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस है अंदर। हॉट वाटर कहाँ से आया? क्यों हॉट वाटर कैसे बन गया? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अंदर जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और वहाँ पे हमने अगर वाटर की सप्लाई की तो वाटर क्या बन जाएगा? हॉट वाटर, ठीक है। हॉट वाटर को ऊपर भेजा गया,
और वो स्टीम बन गया। स्टीम कैसे बना? इसका हमने प्रेशर कम करके इसका स्टीम बनाया, ठीक है। स्टीम को हमने फिर से वापस टरबाइन में वापस भेजा और फिर जनरेटर कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी हमने गेन कर ली और वापस कूलिंग टावर के थ्रू इसको अंदर भेज दिया और ये कूल डाउन हो गया, ठीक है। कूल डाउन हो गया और ये वापस मिक्स हो गया पूरे नीचे वाले पानी के साथ और वो वाटर क्या हो गया, फिर से हीटेड हो रहा है, हीटेड होता जा रहा है और धीरे धीरे ऊपर जाके अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बाहर से भी सप्लाई कर सकते हो हीट, कुछ एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर सकते हो अगर वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बट इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है क्योंकि स्टीम इसमें अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। एफिशिएंसी क्या होगी इसमें? कम होगी। जो बाकी हमने ऊपर थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था जो कोल के थ्रू होता है, यहाँ पे हो रहा है द हीट टेकन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, वो यूज हो रहा है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो हमको बाहर से भी सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट बायोमास। बायोमास क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली सेम है थर्मल पावर प्लांट जैसा या गैस पावर प्लांट जैसा, बताइए किसके जैसा है? बताइए। गैस पावर प्लांट। गैस पावर प्लांट में भी टरबाइन था, थर्मल पावर प्लांट में भी टरबाइन था। गैस पावर प्लांट क्योंकि ओपन है। क्या यहाँ पे स्टीम हम बना रहे हैं या फिर आईसी इंजन जैसा है? आईसी इंजन में क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करते हैं। क्या यहाँ पे हमने स्टीम बनाया है? No, sir. यस या फिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा है? Yes, sir. चलिए देखिए, यहाँ पे बस हमने फ्यूल बना लिया है बायोगैस से। बायोगैस कैसे जनरेट करते हैं ये इसमें नहीं है। बायोगैस से पावर कैसे जनरेट करते हैं ये है इंपॉर्टेंट। यहाँ बायोगैस कैसे बनाते हैं इसका मतलब नहीं हमको, हमको बायोगैस से पावर कैसे मिलेगी ये हमको समझना है। तो बायोगैस से बना हुआ जो गैस है वो फ्यूल को स्टोर कर दिया, उस फ्यूल को एयर के प्रेजेंस में हमने कंबस्ट किया और यहाँ पे हमने लगा दिया कॉइल्स। इस कॉइल में कौन रन कर रहा है? कौन है इसमें? ये डायरेक्शन सही है क्या या गलत है जो मैंने बनाया अभी? गलत है सर। गलत है, वेरी गलत है। हाँ, नीचे होगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? राइट। राइट। और यहाँ पे अंदर आएगा, यहाँ कौन आ रहा है? Left. बॉयलर से बॉयलर फीड पंप से वाटर जो कंडेंसर में कूल हुआ होगा या फिर एयर कूलिंग की करने से यहाँ पे वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है और इसको हमने फिर से अंदर भेजा और जो फ्यूल हमने जला रखा है उससे हीट होके फिर से स्टीम में कन्वर्ट होगा और उसको हमने भेज दिया टरबाइन में। टरबाइन के अंदर कौन रोटेट कर रहा है? उसकी ब्लेड्स, और उसको जोड़ दिया है जनरेटर से। तो सबके कॉन्सेप्ट एक जैसे ही लग रहे होंगे आपको। जनरेटर लास्ट में आएगा ही, राइट। Yes, sir. जनरेटर Yes, किसी sir. पावर प्लांट में नहीं था। जनरेटर किस पावर प्लांट में नहीं था? सर सोलर पावर प्लांट में। वेरी गुड, वेरी गुड। टरबाइन Solar. किस पावर प्लांट में नहीं था? जियोथर्मल। जियोथर्मल में Geothermal. टरबाइन था बेटा, टरबाइन है ना। अच्छा, कौन कौन से पावर प्लांट हमने अभी पढ़ लिए? पहले स्टार्टिंग देखिए, थर्मल पावर प्लांट किस पे काम करता है? फ्यूल। फ्यूल क्या उसमें? कोल। दूसरा हमने पढ़ा गैस पावर प्लांट, उसमें फ्यूल कौन था? सीएनजी नेचुरल गैस। सीएनजी, वेरी गुड। ठीक। थर्ड हमने क्या पढ़ा? आईसी इंजन पावर प्लांट, उसमें फ्यूल कौन है? सर पेट्रोल डीजल। डीजल और पेट्रोल। वेरी गुड। तो
द फोर्थ वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें फ्यूल कौन है? यूरेनियम। यूरेनियम। यूरेनियम sir. वेरी गुड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में फ्यूल कौन है? सर Sir, water। water. देखो आंसर Water. दे रहे हो तुम लोग, फ्यूल है वाटर। नहीं सर मतलब जला रहे हो क्या वाटर वाटर की काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी रिसोर्स है वो, ना कि वो फ्यूल है। जिसमें भी फ्यूल यूज हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट बोल सकते हैं उसको हम, राइट? ठीक है। अच्छा ये बताइए अभी कौन सी बात कर रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसमें कौन है एनर्जी रिसोर्स? वाटर का, वाटर है। ठीक। वाटर में वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या हमने टरबाइन यूज किया है? टरबाइन यूज किया है नहीं किया है? देखो आप लोगों को याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब भूल जाते हो। नहीं सर टरबाइन यूज हुआ यस है। सर, किया है सर, टरबाइन यूज यूज। हुआ है। ठीक है, टरबाइन यूज हुआ है। आईसी इंजन में टरबाइन यूज हुआ है क्या? आईसी इंजन पावर प्लांट उसमें हमने नहीं यूज किया। हमने उसमें यूज नहीं किया। डायरेक्टली हमने, मैंने बोला था इसमें क्रैंक शाफ्ट होता है जो रोटेट होता है। यहाँ पे टरबाइन नहीं होगा, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है। अच्छा ये डायग्राम में मैंने बताना भूल गया कि आपको क्या क्या इसमें से हटाना है। आपको सिर्फ यहाँ से मैं ये बस जो ये कवर कर रहा हूँ, फिल्टर वल्टर दिखाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ से आ क्या रहा है ये आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है, इतना जो इसके अंदर है यही डायग्राम आपको सिर्फ बनाना है, बट कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये आपको बताना जरूरी है। समझ में आ रहा है बात? क्या बनाना यस है सर। आपको? ठीक है, इसके Yes, लेफ्ट साइड sir. में आपको कुछ नहीं बनाने हैं, लेफ्ट साइड वाले नहीं बनाने हैं। ये मैं हटा भी देता हूँ इसे, इसके नीचे। ठीक है। हाँ जी, और लास्ट में एक टेबल बना हुआ है जो एग्ज़ाम में आ चुका है। एक टेबल बना हुआ है डिफरेंसेस का, कंपैरिजन है किसमें किसमें, गैस पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और आईसी इंजन पावर प्लांट में। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से होगा बताओ? सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किसकी, कौन से पावर प्लांट की वजह से होगा? Nuclear. आईसी इंजन। आईसी इंजन। आईसी इंजन। क्यों? में क्योंकि एग्जॉस्ट इसमें हो रहा है। पेट्रोल और डीजल चल रहा है ना। डीजल इस्तेमाल हो रहा है सर। थर्मल पावर प्लांट में कोल होता है जिससे सूट बनता है, सूट। ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मैंने बताया पुलवराइज्ड कोल यूज किया जाता है। पुलवराइज्ड कोल मतलब बहुत ही छोटे छोटे पाउडर बना दिए गए। तो पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या छोटे? छोटे सर। छोटे सर। जो लंग्स में इजीली इंसर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है थर्मल पावर प्लांट में जो कि कोल यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें हाईएस्ट होता है। उसके बाद सेकंड आप लोग आईसी इंजन बता रहे थे, गैस पावर प्लांट में कम होता है। ठीक है, गैस पावर प्लांट में उसकी बर्निंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गैस पावर प्लांट, और उसमें आप लोग नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़, जैसे एलपीजी सिलेंडर है वो भी गैस पावर प्लांट बना सकता है, तो उसमें पॉल्यूशन कम होता है। एफिशिएंसी ज़्यादा होगी थर्मल पावर प्लांट, दैट्स वाई द थर्मल पावर प्लांट हमें यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गैस पावर प्लांट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आईसी इंजन में ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा। आईसी इंजन में टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जो हमारे बाइक्स हैं, व्हीकल्स हैं, उसमें 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है। ठीक है, और स्टीम इसमें थर्मल पावर प्लांट में सबसे कम होता है क्योंकि स्टीम बनाना है हमको वाटर से। फिर भी हम लोग वाटर की स्टीम बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर भी द मैक्सिमम टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड अप टू 620 डिग्री सेल्सियस टू गेट हाई प्रेशर स्टीम। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे स्टीम का, और स्टीम का बढ़ाते गए प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी तीनों में से सबसे कम किसका है? थर्मल पावर प्लांट का, क्योंकि उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं? वाटर से स्टीम बना रहे हैं, राइट? यस सर। ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम मैंने बोल रहा था बार बार, तो प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होगा? थर्मल पावर थर्मल प्लांट पावर में। प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में। उसमें बॉयलर यूज किया जा रहा है। ठीक है, बॉयलर यूज किया जा रहा है, बॉयलर में प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, वर्किंग साइकिल मैंने लिखवाया था आपको, ब्रेटन साइकिल उसके लिए रैंकाइन साइकिल, और डीजल और पेट्रोल के लिए डीजल एंड ऑटो साइकिल। ये नाम याद हो जाएगा आपको नेक्स्ट यूनिट में कि डीजल एंड ऑटो साइकिल होता है, ये नाम याद हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी में भी लो, हाई और मीडियम कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये वैल्यू याद रखने की।
प्रेशर रेशियो में भी आप हाई और लो और मीडियम आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है वैल्यूज़ याद रखनी है, बट थोड़ा बहुत ट्रिक याद हो जाएगा कि कैसे क्यों ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो आज हमने ये दो लेक्चर इसमें जो मेरे लेसन प्लान में है वो दोनों लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं, ये दोनों। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर टू बी हेल्ड इन द कॉलेज। ओके Yes, sir. Yes, sir. तो अटेंडेंस तो मैंने मतलब मैं ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि कौन किसने कितना टाइम अटेंड किया है क्लास, वो मुझे दिख जाएगा अभी। ठीक है, तो अटेंडेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अटेंडेंस मिल जाएगा, और वो अभी मैं जब नोट्स शेयर करूँगा उसमें अटेंडेंस सबकी उसमें मेंशन होगी, तो आप लोग देख भी लेना कि कौन कितना था, और उसमें अगर 50% से कम आपकी प्रेजेंस थी अगर क्लास में, तो आपका अटेंडेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir.